अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स इस लास्ट डे में भी नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाई दिए, यानी कि मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक लैकलस्टर बिहेवियर शो कर रही है। इट मीन्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देते हुए क्लोजर की तरफ आए हैं। इट मीन्स के पूरे वीक को अगर समअप किया जाए तो पूरा वीक काफ़ी हद तक फ्लैट नोट पर दिखाई दिया है और पूरे वीक के अंदर जो मार्केट के अंदर माइनर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए थे वो आज के दिन काफ़ी हद तक नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस मंडे से ये ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है कि मार्केट के अंदर दोबारा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, दोबारा एक न्यूज़ आएंगी, फंडामेंटल्स क्योंकि मार्केट के स्ट्रांग हैं और दोबारा वही रैली विटनेस की जाएगी जिसका इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक वेट कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है स्टील सेक्टर के ऊपर। स्टील सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है, स्टील सेक्टर के क्या इन्स क्या आउट्स हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल स्टील सेक्टर कितनी वेटेज रखता है हमारी इकोनॉमी पे। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। आप ये रिपोर्ट देखें। किसी भी मुल्क में सनअती इनकलाब की बुनियाद स्टील मिल्स होती हैं। मुल्क में स्टील के तैयार होने से नए कारखानों का जाल बिछाया जाता है। मुल्क में तैयार होने वाला स्टील दीगर ममालिक से दरामद करदा स्टील से सस्ता और पायदार होने के बायस मुल्की सनअती ढांचे को मुस्तहकम करने और आज़ाद मईशत को परवान चढ़ाने में मददगार होता है। यही वजह है कि किसी भी मुल्क में मईशत से मुंसलिक ब्यूरोक्रेसी और ताजर बड़ी स्टील मिल्स के क़याम के हमेशा से हामी रहे हैं। चूँकि सनअती इनकलाब से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है, लिहाजा कई तरक्की पजीर ममालिक ने जब स्टील की सनत कायम करने का फैसला किया तो तारीख ने लिखा कि वहाँ चंद बरसों के अंदर ही सनअती कारखानों का अंबार लग गया और वो मुल्क सनअती दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में स्टील मिल्स के क़याम का बुनियादी मकसद यही था कि फौलाद की तैयारी के बाद ऐसी बुनियादी मसनूआत तैयार की जाएं जिनसे दीगर इदारे सार्फिन के लिए मसनूआत तैयार कर सके। पाकिस्तान स्टील मिल्स को ही ले लें, पहले तो प्रोफेशनलिज्म के जरिए चलाया गया, फिर सिफारशी कल्चर ने अपने कदम जमाने शुरू किए। इंतजामी बदनवानी फैलती चली गई और मालियाती खसारा बढ़ता गया। मौजूदा हुकूमत ताजिर बिरादरी की नुमाइंदा हुकूमत है जो कि तिजारत और सनत के फरोग के लिए काम कर रही है। स्टील के शोबे में जो बड़े और अहम प्लांट शामिल होते हैं उनमें इंटरकनेक्टिंग रिफैक्ट्री प्लांट्स और आयरन मेकिंग समेत दीगर अहम शोबाजात शामिल हैं। पाकिस्तान में अब सरकारी इदारे के अलावा निजी शोबा भी स्टील से बनी अशिया और आलात अपने तहत बनाकर मुल्क में स्टील की खपत को पूरा कर रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में सनत ने बड़ी तेजी से फरोग पाया है और अब ये तकरीबन 1 करोड़ सालाना की सनत बन चुकी है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने देखी आज, क्योंकि ओवरऑल इसमें बताया ये जा रहा है कि स्टील बनता कैसा है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टील इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या है और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि स्टील की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो वो क्या सूरत हाल है और क्यों बढ़ती है स्टील की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एक इम्पैक्ट है, और इसके साथ साथ इसके प्राइस कम हो सकते हैं तो क्या वजूहत हैं जो कम नहीं हो रहे, क्या इस पर टैक्सेस ज़्यादा हैं, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अकबर अली साहब, आप पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर एंड चेयरमैन अमरेली स्टील लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अगर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम बात करें इकोनॉमिक वेटेज की, तो स्टील इंडस्ट्री का कितना इकोनॉमिक वेटेज पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है ओवरऑल? देखिए, वेटेज को उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट 1 बिलियन की कोई बिल्डिंग हो, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% स्टील लगता है और पर स्क्वायर फुट ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 किलोग्राम्स स्टील लगता है, 6 to 8 पर स्क्वायर फुट। अब उसके अंदर में 2-3 ग्रेड्स हैं, एक ग्रेड 40 है, एक ग्रेड 60 है और एक ग्रेड G500 है। राइट। अब G500, 60 और 40 ग्रेड के अंदर में फ़र्क ये है कि अगर आप G500 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 14%, 12 to 14% लोहा की क्वांटिटी बच जाएगी, विच अकॉर्डिंग टू अस टुडे इज़ अबाउट 12 to 14,000 रुपीज़ पर टन। मगर लोग को इतना अवेयरनेस अभी है नहीं, इसीलिए वो जा रहे हैं लोअर क्वालिटी। अब लोअर क्वालिटी पे जाते हैं, जैसे ग्रेड 40, तो ग्रेड 40 वर्सेस ग्रेड 60 के अंदर में 35% स्टील ज़्यादा इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, और ग्रेड 60 और
G500 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यू ऑल्सो सेव अनदर 24 to 25% स्टील, ओके, हाँ, ऑन द टोटल. बट एक्चुअली क्या नाम है जो है ऑन अ टोटल वेटेज बेसिस इट इज़ 12 to 15% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ स्टील एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टील. अगर 100,000 लेट्स से इज द क्वांटिटी इज द प्राइस टुडे माइनस सेल्स टैक्स, तो उसके अंदर में 12 से 14 टन आपका स्टील बच जाता है फॉर एवरी 100 टन्स. अगर ये बच जाता है तो यू सेव 14,000 to 15,000 रुपीज़. तो ये अवेयरनेस एक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, तभी ये पता चलेगा, अदरवाइज़ उनको तो नहीं पता. तो 40 जो आपने बताया कि 40 ग्रेड जो है वो एक्चुअली जब मैं आपसे प्रोग्राम से पहले बात कर रही थी तो आपने कहा वी नेवर यूज़ इट. तो We never क्या produce it, we don't produce it, ओके, we never recommend anybody to use it तो also. 40 ग्रेड जो होता है वो एक्चुअली बैंगलोज वगैरह के लिए या छोटी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हाई राइज पे ज़्यादातर 60 ग्रेड यूज़ होता है जो मैं देख रही थी अभी. देखिए, छोटी बिल्डिंग हो या बड़ी बिल्डिंग हो, डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि आप 40 ग्रेड इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टील ज़्यादा लगेगा, ग्रेड 60 इस्तेमाल करेंगे थोड़ा कम लगेगा, और ग्रेड 500 G500 लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कम स्टील लगेगा. वही घर ले लीजिए, वही फ्लैट ले लीजिए, वही बड़ी इमारत ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आपकी सेविंग्स सब्सटेंशियल है. एग्जैक्टली और यहाँ पे ये वाकई अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी. तो ऑलरेडी ये ना शोर मचाया जाए कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, बल्कि ये ज़रा थोड़ा सा स्मार्टली भी खेला जाए. नहीं, मगर एक तो चीज़ ज़्यादा और है betterment हो सकती है. नताशा, मैं एक चीज़ और कहूँगा आपके तवज्जुह से टू द होल नेशन. अगर स्टील बार खरीदें, ग्रेडेड स्टील बार, ग्रेड 60 हो या G500 हो, वो बार के ऊपर में लिखा होना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स नेम, डायामीटर, ग्रेड 60 है तो, या G500. G500 लिखा हो तब वो G500 आप खरीदें. यहाँ पर क्या कोई डुप्लीकेट या कोई मैन्युफैक्चरर्स जो है ना यहाँ पे, अच्छा जी ग्रेड G500 चाहिए, अच्छा ये ले जाओ, मगर हर उसके बार जैसा ही है. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ईच स्टील बार के ऊपर में मार्किंग होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. वो कोई मिटा नहीं सकता है. ओके सर, यू आर मेकिंग बिलेट्स आल्सो, तो उसके बारे में भी बताइए एक्चुअली वो क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं. देखिए, पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग steel scrap. There are 3 different kinds of steel scrap. One is shredded scrap, right, HMS number 1 and bundles. अब HMS number 1 के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस. उसके ऊपर हाई लगा दी है, भूल से लगा दी है या कैसे लगाई है हमें नहीं मालूम है. ये अभी से है या काफ़ी सालों से? ये नहीं सर मैडम, लास्ट 1 ईयर से है, 1.5 साल से. ओके. और हमने काफ़ी रिप्रेजेंट किया है कि इसको रैशनलाइज करें दूसरे स्टील स्क्रैप के साथ. और जो ब्रोकन और ऑटो पार्ट्स हैं, ब्रोकन ऑटो पार्ट्स और ब्रोकन ऑटो पार्ट्स, जैसे कि लेट्स से स्टीयरिंग व्हील, अगर स्टीयरिंग व्हील 3 पोर्शन में टूटे हुए हैं वो तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर उसके ऊपर 35% ड्यूटी है. वो ब्रोकन ऑटो पार्ट्स पे 35% ड्यूटी है. सो देयरफॉर इट इज़ अफेक्टिंग आवर इंडस्ट्री. लोग कहते हैं कि जी स्क्रैप के अंदर में बहुत सारे नए ऑटो पार्ट्स आते हैं. ये हमारा काम नहीं है, ये कस्टम्स का काम है पकड़ना. मगर हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स को सर फिर क्यों क्या नाम है ये करते हैं. यहाँ पर वो लोग भी तो शामिल हो जाते हैं जो चोरी करते हैं या फिर टैक्स चोरी करते हैं, जिनको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वो टैक्स चोरी करते हैं. क्योंकि एक शख्स है जो प्रॉपरली टैक्स पे करके बिजनेस कर रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो एक माफिया है जो कि टैक्स पे करके नहीं बल्कि टैक्स चोरी करके काम करते. तो यहाँ भी तो एक क्रैकडाउन की जरूरत है. देखिए, क्रैकडाउन सब जगह ज़रूरत है. पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स हुकूमत को वक्फा क्या नाम है, हम अपने प्रपोजल्स देते रहते हैं कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा चोरियां कहाँ हो रही है. मैं आपको अभी ये बता देता हूँ. फाटा पाटा में फ्री ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड फ्री सेल्स टैक्स से रॉ मटेरियल आ रहा है. सर, आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी तो मुलाकात हुई थी, उसके बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को. देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई. ही वॉज अ वेरी पेशेंट लिसनर, माशाल्लाह. He devoted every minute of his attention to us. 5 सेक्टर्स थे,
steel was one of them, and he immediately gave instructions कि जी ये नहीं चलेगा, आप सेक्टर वाइज मीटिंग्स करें। ओके और हमाद अजहर साहब वहाँ थे, रजाक दाऊद साहब वहाँ थे, गवर्नर स्टेट बैंक वहाँ पे थे। उनको कहा कि जी सब की पर्सन्स आपके साथ मौजूद थे प्रॉपर्ली? ऑल की पर्सन्स वर मौजूद। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब थे। उनको कहा कि जी आप सेक्टोरल मीटिंग्स करें और ये सब जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं ईच इंडिविजुअल सेक्टर की, उसकी आप सेपरेट मीटिंग करके उसको आप रिजॉल्व करें। दीज वर हिज इंस्ट्रक्शंस। एग्जैक्टली क्योंकि हम अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ भी आऊँगी आपसे और आपसे कमेंट लूँगी, लेकिन जब आपने देखा कोविड स्टार्ट हुआ तो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया ताकि इकोनॉमी को संभाला जाए, क्योंकि हमने देखा था काफ़ी मुल्कों में भी ऐसा हो रहा था कि रिसेशन की सूरत हाल थी। पाकिस्तान में एक जो कंट्री है उसकी वैसे ही इकोनॉमी फ्रेजाइल रहती है हर वक्त, और ख़ासकर ऐसी न्यूज़ आने के बाद काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता था। तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से भी बताइए कि जब ये आया तो स्टील इंडस्ट्री को क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए कंस्ट्रक्शन पैकेज अभी इब्तिदा की शक्ल में है। राइट। दे आर स्ट्रगलिंग विद द लैंड इश्यूज नंबर वन, एंड दीज आर वेरी 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 बिग इश्यूज। जब तक ये सॉल्व नहीं होते हैं, नक्शे नहीं बनते हैं, टाइटल्स नहीं बनते हैं और ड्राइंग्स बन के उनकी अप्रूवल्स नहीं होती है, तब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकता है। Right. और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी हो रही है, उसमें हम अपना किरदार बिल्कुल अदा कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमारी प्लांट्स 4 से 5 महीने तकरीबन बंद थे। ओके। आवर होल बिजनेस वाज जीरो, बट वी हैड 1300 पीपल, वी डिड नॉट सेंड वन पर्सन होम विदाउट पे। दैट्स वेरी नाइस। We have supported our all staff and employees, जो हम कहते हैं अमरेलियंस, we don't call them employees. We have given them benefit of 4 to 5 months pay without work. So naturally हुकूमत को भी क्या नाम है हमारे साथ बैठ के सामने जो कंपनी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स जो है, हर कंपनी ने लॉस किया है लास्ट ईयर, और वो हर कंपनी ने इतना लॉस किया है कि टैक्सेस सबसे ज़्यादा पे किए हमने। हमारी जैसे कि कंपनी है अमरेली स्टील्स, उन्होंने 6 to 6.5 बिलियन रुपीस का टैक्स पे किया लास्ट ईयर। प्रोडक्शन वाज इट्स पीक, मगर क्या नाम है जो है वी मेड अ लॉस ऑफ 1.8 बिलियन। दैट मस्ट रिंग द बेल्स इन इस्लामाबाद। नोबडी हैज़ कम अप टिल नाउ कि अब्बास साहब प्लीज़ हमारे साथ बैठें, बताइए आपका लॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको क्या कर सकते हैं हम। बिकॉज यू सी when you promote inefficient production in the country, when you promote substandard production of steel, production and marketing of steel in the country. एग्जैक्टली जब भी आपने जिक्र किया कि स्टैंप जरूर होनी चाहिए, उनका प्रॉपर्ली प्रोफाइल जरूर होना चाहिए कि जो हम मार्केट से बाय कर रहे हैं। जो सबस्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स है, लाइक रीरोलेबल मटेरियल, ना उसका पैर है, ना सर है, ना कुछ है, और उसको वो धड़ाधड़ क्या नाम है इंपोर्ट किए जा रहे हैं एट 0 रेट ऑफ ड्यूटी। नाउ दिस इज नॉट ऑन, वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 5 + 2 7 + 3 8 11% हम ड्यूटी देते हैं। मगर क्या नाम है देयर आर सम विच इज नॉट 11% ड्यूटी है स्टील सेक्टर पे, आप ये कह रहे हैं 11 सेक्टर तकरीबन 11% ड्यूटी है। द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर में जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है उसको तो आने की इजाज़त ही नहीं होगी। देखिए सब स्टैंडर्ड जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं होगी, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं होगी तो सब स्टैंडर्ड स्टील बार्स नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। PSQCA को चाहिए कि अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल उसके ऊपर में अमल करवाएं सब यूनिट्स के ऊपर, और जो नहीं अमल करता है they should be given special powers to Ministry of Science and Technology to switch off the electricity to that unit, right. जैसे चाइना ने किया। जितने inefficient units थे और जितने क्या नाम है गजलिंग और environmental problems थे, one fine day they gave them notice for 3 months and they switched off the electricity. So therefore the substandard production polluting factories were out of business. And that is how people who then invested and expanded into modern technologies. आज पाकिस्तान में modern technology in steel making लाने की बहुत ज़रूरत है।
बहुत क्योंकि जरूरत हर है। सेक्टर में हम इनोवेशन देख रहे हैं, तो स्टील में क्यों नहीं? स्टील में सर क्यों इसके नहीं? बारे में ये बताइए कि ओवरऑल प्राइस के बारे में बात होती है, हम स्टील प्राइस देखते हैं तो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो एक तो ये क्राइटेरिया क्यों क्यों है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ओवरऑल अगर ये प्राइस जो है वो कंट्रोल कर ली जाए तो क्या डिमांड सप्लाई का इशू होता है जब जाके ये प्राइस गिरती है और ये अप होती है? नहीं नहीं नहीं, ये होता है सिर्फ एवेजन एंड चोरी फिर ऑफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इट मींस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखिए द कस्टमर वांट्स अ चीपेस्ट स्टील, और वो क्वालिटी क्या, क्वालिटी इज नॉट कंसर्न विद द क्वालिटी, ही इज और फिर जब स्टॉर्मी सीजन्स आते हैं तो फिर आप देखिए इश्यूज होते कितनी हैं। बिल्डिंग्स गिर गई हैं, कितनी Right. बिल्डिंग्स गिर गई हैं। यस्टरडे ऑल्सो लाहौर में कितनी बिल्डिंग गिर गई है, उसमें कितने लोग मर गए। तो वी हैव टू बी मेकिंग श्योर दैट व्हेन वी बिल्ड अ स्ट्रक्चर इट मस्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। अगर हमारी ये मुल्क का असासा है, एंड एज आई टोल्ड यू that steel is only 15%, 12 to 15% of the total project cost. तो उसमें why compromise on quality? So the government, PSQCA, Ministry of Science and Technology must take it upon them that only production and marketing of graded steel with proper stampings on each bar should only be allowed. Should only be allowed. एक्चुअली ये होना चाहिए क्योंकि एनओसीज जब हम देते हैं डिफरेंट चीज़ों की तो स्टील की भी एनओसी होनी चाहिए। आई गेस ये भी चेक होना चाहिए कि सॉइल कैसा है और उसमें कौन से स्टील होना नहीं, चाहिए। असल में ये क्या है कि ये है बिल्डिंग अथॉरिटीज़ का। अगर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड PSQCA हर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन पाकिस्तान को ऑफिशियल इंटीमेशन दे दें, गैजेट निकाल दें, उसके अंदर में कहें कि जी एवरी ड्राइंग मस्ट हैव PSQCA's क्वालिटी स्टैंडर्ड का जो नंबर है, स्टील का जो स्टैंडर्ड है, वो उसके अंदर में प्रॉपर्ली क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑल इक्विपमेंट्स या जो भी यूज हो रहे हैं इसके अंदर। ऑन ऑल ड्राइंग्स, जैसे कि आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है, वो जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास, उसके बाद फिर वो सबमिट होती है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ड्राइंग के अंदर में लिखा होना चाहिए स्टैंडर्ड नंबर सो एंड सो ओनली अलाउड ओके फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। तो फिर आपने कहा कि वो जो टैक्स चोरी वाला इशू आता है तो यहाँ भी चोरी हो जाती नहीं, होगी? चोरी ये कम होती है। देखिए चोरी क्योंकि जो एक रहने के लिए बना रहे हैं घर वो डिफरेंट लोग हैं और जो किसी ठेकेदार से या किसी मिडिल मैन से बनवा रहे हैं तो वो तो अपना कमीशन निकालते हैं। सस्ता माल मिलेगा ही नहीं चोरी के बगैर, बिकॉज चोरी होती है 12 से 14 हज़ार रुपए पर टन की। मैडम 12 से 14 हज़ार रुपए सेल्स टैक्स है, ओनली सेल्स टैक्स ऑन एवरी टन ऑफ स्टील। अगर वो उसमें कुछ क्या नाम है 7,000, 8,000, 10,000 चोरी कर लेता है, उसमें से 5,000 मार्केट में कम दाम पे बेच देता है, और हम जैसे जो फुल टैक्स पे करते हैं वो क्या नाम है जो है वी कैन नॉट सेल आवर स्टील एट अ प्रॉफिट। अगर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है यस्टरडेज पेपर में, मैंने उनका वो भी लिया हुआ है कि इमरान खान वांट्स वेल्थ क्रिएशन by creating industry. This is the headline. But how can wealth be created by people like us, and profits can be created so that can be invested? गुर्बत बांटी नहीं जा सकती है. Profits and wealth can be reinvested and given to investors back. थैंक यू सो मच अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने स्टील सेक्टर के ऊपर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन की है आज, और ओवरऑल इसके बेसिक्स के बारे में भी बात करने की कोशिश की है कि कैसे इस सेक्टर में और मजीद इनोवेशन आ सकती है जिसका इम्पैक्ट और जिसका फ़ायदा डायरेक्टली पाकिस्तान इकॉनमी और पाकिस्तान को होगा। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।